जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैंने ना एक लिस्ट बनाई है पीएसएक्स की। तो इसमें से मैंने 10 सेक्टर्स उठाए हैं और हर सेक्टर में से मैंने एक शेयर उठाया है। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि हमें प्राइसेस वगैरह भी बता दें, कहाँ पे बाय किया जाए और कहाँ तक होल्ड किया जाए, और उसके जो फंडामेंटल्स है ना उसे भी ज़रा कोशिश करेंगे कि डिस्कस किया जाए। तो पहला हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर है, उसमें से मैंने एंग्रो उठाया। देन हमारे पास केमिकल सेक्टर है, उसमें मैंने दो शेयर उठाए, ईपीसीएल और कोलगेट। आप दोनों में से जो उठाना चाहें उठा सकते हैं, दोनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद पावर जनरेशन में हब है हमारे पास, एचयूबीसी है, आप ये उठा लें। और ऑटोमोबाइल में मैंने इंडस वगैरह को शामिल नहीं किया, सिर्फ एमटीएल को शामिल किया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर वो हमारा थोड़ा डाउन है। तो करंटली मेरे ख्याल में एमटीएल बेस्ट रहेगा। तो अगर आप इसके अंदर एक और शेयर ऐड करना चाहें तो मेरे ख्याल में आप इसके अंदर इंडस को ऐड कर सकते हैं। इंडस मोटर कंपनी जो है आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं उसका करंटली डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एमटीएल के बारे में बताऊंगा। फूड में आपके पास नेस्ले है, इसके अलावा मुझे कोई ऐसा अच्छा नहीं लगा जैसे शामिल किया जाए। नेस्ले बहुत अच्छा शेयर है। देन टेक्सटाइल के अंदर निशात मिल लिमिटेड आ जाता है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। और गुलामत जो है की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। ऑयल एंड गैस में आपके पास ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया और माड़ी हो गया, ये तीन जो शेयर हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। रिफाइनरी में आपके पास एक ही शेयर आएगा, अटक रिफाइनरी। मैं ना पाकिस्तान रिफाइनरी को समझता हूँ ना नेशनल रिफाइनरी को समझता हूँ, अटक रिफाइनरी सबसे बेस्ट है। बैंक्स में आपके पास एमसीबी है, यूबीएल है और मीज़ान है। ये तीन मैंने इसलिए ऐड किया ना कि अगर आप इनमें से कोई नॉन शरिया और शरिया की बात आ जाती है, अगर कोई शरिया में काम करना चाहता है शरिया कंपनी में, तो आप सिर्फ मीज़ान को देख लें और एमसीबी को हटा दें। बेशक टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात की जाए, टेक्नोलॉजी में मैंने सिर्फ एक ही शामिल किया है, सिस्टम। तो पहले जरा देखते हैं हम फर्टिलाइजर सेक्टर में। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में हमारे पास है एंग्रो। तो पहले जरा एंग्रो के हम देख लेंगे फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो मैं फंडामेंटली जो है ना वो इनकी रेशियोज वगैरह को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इनकी ईपीएस और ईपीएस ग्रोथ और डिविडेंड वगैरह को देखूंगा, जो कि रेगुलरली देते हैं कि नहीं क्वार्टरली। तो आगे चलते हैं जरा। तो एंग्रो को देख लेते हैं। एंग्रो का एक और शेयर है, एफर्ट भी है, लेकिन मैं सिर्फ एंग्रो को शामिल कर रहा हूँ, एफर्ट को मैं शामिल नहीं कर रहा। तो क्वार्टरली अगर देखी जाए, ईपीएस देखी जाए, तो एंग्रो वाले को जी ईपीएस है वो है 36.79 है। 2021 की निस्बत इंक्रीज हुई है, 2022 की निस्बत इंक्रीज हुई है, 2019 की निस्बत इंक्रीज हुई है। तो ईपीएस इनकी इंक्रीज हुई है। अब क्वार्टरली देख लेते हैं। तो क्वार्टरली इनकी ईपीएस जो है वो भी मेरे ख्याल में काफी हद तक बेहतर आई है। टैक्सेस ज्यादा है इस वजह से थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, टैक्सेस का असर ज्यादा हो रहा है इन पे। और अगर ईपीएस ग्रोथ की बात की जाए तो मेरे ख्याल में 2023 में थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखी जाए 2022 तक तो अच्छी है। जैसे चलते हैं इनके पे आउट की बात की जाए, तो इन्होंने कभी कभी भी बोनस शेयर नहीं दिया, कभी भी राइट शेयर नहीं दिया। अभी इस दफा दो रुपए का डिविडेंड था, इससे पहले 40 रुपए का, उससे पहले 10 और देन उससे पहले 10 का, देन 12 का 10 का 5 रुपए का। तो डिविडेंड देने वाला शेयर है, तो मेरे ख्याल में फंडामेंटली ये शेयर मुकम्मल तौर पे ओके है। अब जरा इसे देख लेते हैं कि इस शेयर को किस लेवल पे आप लोग बाय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा साधा एंग्रो पुट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई ऐसी थ्योरी आपको ज्यादा नहीं बता रहा, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना है। मैं सिर्फ आपको इसकी एक सपोर्ट ड्रा करके दे रहा हूँ, उस सपोर्ट पे आप लोगों ने उस सपोर्ट को ज़हन में रख लेना है, उस सपोर्ट पे आप लोग बाय कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये शेयर अपनी सपोर्ट के करीब बिल्कुल आ रहा है। इसकी जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मेरे ख्याल में ये अभी हमारे पास 230 की है। लेकिन मैं 230 के अलावा आपको एक और सपोर्ट भी ड्रा करके दे रहा हूँ, उसके दरमियान भी आप लोग बाय कर सकते हैं। वजह क्या है? एक रीजन, एक जो रीजन होता है, एक जोन होता है। ये जो जोन मैंने आपको बना दी, इस जोन के अंदर आप लोग बाय कर सकते हैं। आप डिविडेंड इसका देख सकते हैं, हर जगह पे डिविडेंड देने वाला शेयर है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। ये आपकी यहाँ पे मैंने आपको बाइंग लेवल जनरेट कर दिया है। देन अगर इसका सेलिंग लेवल जनरेट किया जाए तो मैं आपको इसके दो सेलिंग लेवल जनरेट करके दूंगा। लॉन्ग टर्म की बात करूं, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई और शेयर का चूज कीजिएगा। तो ये देखें, मैंने इसकी सिंपल सी दो सपोर्ट ड्रा कर दी हैं। ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो दो सपोर्ट है, इन सपोर्ट के कहीं भी आप लोग इसे सेल कर सकते हैं। और बाइंग लेवल, सॉरी, ये रेजिस्टेंस मैंने इसकी ड्रा की है, तो सपोर्ट मैंने पहले आपको ड्रा करके दे दी है। अगला शेयर है जी हमारे पास ईपीसीएल और कोलगेट, हमारे पास केमिकल सेक्टर का। तो पहले हम यहाँ से केमिकल सेक्टर को, सबसे पहले हम ईपीसीएल को देख लेते हैं। और ईपीसीएल को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, और ईपीसीएल को मैं आपको यहीं से बता दूंगा कहाँ पे बाइंग किया जाए, कहाँ पे ना किया जाए। ईपीसीएल करंटली 39.98 पे है। इसकी जो ईयरली हमारे पास 52 वीक की सपोर्ट है वो हमारे पास 39 है। तो अब ये 39 के लेवल पे आप लोग बाई कर सकते हैं। और हाई इसका कहाँ तक जा सकता है? 63 कर। तो हाई इसका अच्छा है, रेजिस्टेंस इसकी अच्छी है, सपोर्ट भी करंटली अच्छी सपोर्ट है। तो जरा इसे फंडामेंटली देखें तो सेल्स इसकी देखिए अच्छी सेल्स है। प्रॉफिट इसकी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखा जाए वो भी इंक्रीज हुआ है। ईपीएस देखें वो भी इंक्रीज हुई है। क्वार्टरली ईपीएस इसकी थोड़ी सी कम हो सकती है, क्वार्टरली ईपीएस इसकी देखें वो कम हुई है। उसकी वजह क्या है? टैक्सेस। तो टैक्सेस बहुत ज्यादा है इनके ऊपर भी।
और ईपीएस ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस हैं। आगे चलते हैं, पे आउट की बात करते हैं तो हर बार ये हमें डिविडेंड देते हैं, ना ये बोनस देते हैं ना ये राइट शेयर देते हैं। 8 रुपए, 7 रुपए, 3 रुपए, 5.5 रुपए, 5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, देन 1 रुपए और इस दफा 1.5 रुपए। तो अच्छा शेयर है, आप लोग बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इस लेवल अभी जो करंटली इसका लेवल है बहुत अच्छा लेवल है। मैं बहरहाल आपको दोबारा यहाँ पे दिखाई देता हूँ अब। तो ये देखें, ईपीसीएल को मैंने ओपन कर लिया। तो ईपीसीएल करंटली देखें हमारे पास इस लेवल पे बन गया, और इस लेवल पे मेरे ख्याल में आप लोग इसे बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रख सकते हैं। और हाई आप इसे कहाँ पे सेल कर सकते हैं, 46 पे सेल कर सकते हैं, देन इसके बाद आप 50 के लेवल पर सेल कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग ये लेवल सेट कर सकते हैं, जो एक शॉर्ट टर्म भी आपके लिए कंसिडर हो सकता है, और एक और लेवल आप ये लोग लेवल कंसिडर कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है इसके अलावा हमारे पास कोलगेट पाल्मोलाइव। कोलगेट पाल्मोलाइव को भी जरा देख लेते हैं। तो कोलगेट पाल्मोलाइव का जरा पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो 2-3 वीडियो और मेरे जहन में आ रही थी कि इन्वेस्टिफाई पे जो है ना वो कैसे चेक किया जाए फंडामेंटल्स को, तो उस पर भी मैं जरा वीडियो बना रहा हूँ। तो वो जरा टाइम लगेगा, कोई नहीं, वो भी वीडियो बन जाएगी। कोलगेट पाल्मोलाइव का आप हाई देखें तो 52 वीक का जो हाई है वो है जी तकरीबन 2300, और लो है 1000 तकरीबन 1050 आप कंसिडर कर ले, या 1100 कंसिडर कर ले। अभी ये 12,071 पे आ गया। और एक मंथ का देखते हैं इसका हाई कहाँ पे था। एक मंथ का हाई इसका तकरीबन हमारे पास 1500 पे था, और अब ये 1271 पे आ गया है। अब इस पे वॉल्यूम थोड़ा बहुत पड़ने लग गया है। ये अगर 1200 से नीचे आता है आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाय कर सकते देते हैं। बाय करके रख लीजिएगा, आपको 3-4 माह बाद गेन दे देगा। ईपीएस की बात की जाए, इसकी ईपीएस 2022 की निस्बत बहुत अच्छी रही है, इंक्रीज हुई है, 24 से 42 पे चली गई है। तो ईपीएस इनकी अच्छी रही है। एक आध अगर अरसा डाउन रहती है तो कोई बात नहीं। रेशियोज की बात की जाए, ग्रास प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज हुई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, ईपीएस ग्रोथ इनकी इंक्रीज हुई है, पीईजी इनकी इंक्रीज हुई है। पे आउट की बात की जाए, अभी इन्होंने 5 रुपए का डिविडेंड दिया था, डिविडेंड थोड़ा कम था वैसे इस दफा, और इससे पहले 40 रुपए का डिविडेंड था, उससे पहले 20 रुपए का, और सॉरी ये हमारे पास 5 रुपए का डिविडेंड है। उससे पहले हमारे पास अगर कंसिडर किया जाए तो 280, तो ये मेरे ख्याल में 28 रुपए का बन रहा है। उससे पहले तकरीबन 24.5, देन 24 और 200, देन 250%। इसका मतलब यही है कि 25 रुपए, और देन 235, इसका मतलब होगा 23.5। तो डिविडेंड वाला शेयर है, अच्छा डिविडेंड देता रहता है, 10, 12, 15, 20, 25 इसी रेंज में ये डिविडेंड देता रहता है। तो करंटली मैं आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको सपोर्ट सॉरी जो रेजिस्टेंस है वो ड्रा करके दूंगा। आपने उसी रेजिस्टेंस पे रहना है करंटली कंडीशन के मुताबिक। एक तो ये इसकी सपोर्ट बनेगी, सॉरी रेजिस्टेंस बनेगी, जो भी करंटली पाकिस्तान की कंडीशन के मुताबिक है। अगर हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर आप इसे इस लेवल तक भी कंसिडर कर सकते हैं। अब रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट इसकी एक ही बन रही है, ये मैं इसे इसी लेवल पे ड्रा कर रहा हूँ, 1000 से लेकर, अगर आप एक रेंज ड्रा करना चाहें तो 1000 से लेकर 1100 के दरमियान आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो इस लेवल पे मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा एक इसका जोन बन जाता है बाइंग का। तो यहाँ तक मैं इसे 1200 कर देता हूँ। ये जो सपोर्ट आपका जोन बन गया एक्सपोर्ट का, इस जोन के दरमियान आप बाय करें, एक्यूमुलेट करें, और जब ये ऊपर जाए 4 महीने बाद आप लोग इसे सेल कर लें और डिविडेंड भी हासिल कर लें। नेक्स्ट शेयर है पावर जनरेशन में हमारे पास आ जाता है HUBC। अब HUBC को जरा पहले देख लेते हैं फंडामेंटली कैसा है। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, अलबत्ता मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को जरा सा शार्ट किया जाए। बहरहाल अगर आपने फंडामेंटल्स भी देखने हैं और टेक्निकली भी एक ही वीडियो में सब कुछ देखना है तो फिर आपको जरा सा लेंथी वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर इसका हाई देखा जाए तो वो 89 और 90 आप कंसिडर कर लें, और ये जो 52 वीक का इसका लो है इसे 57 की जगह पे आप 60 कंसिडर करें, मतलब 60 से लेकर 90 तक। तो अभी ये शेयर 78 पे है, आप इस शेयर को 60 के लेवल तक बाय कर सकते हैं। अभी ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे आएगा, अच्छा शेयर है, डिविडेंड वाला शेयर है। ईपीएस की बात की जाए, सेल्स इसकी इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इंक्रीज हुआ है। ईपीएस आप इसकी 2019, 2020, 2021, 2022 की निस्बत देख लें, हर दफा इंक्रीज हुई है। 2022 में थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन कोई बात नहीं, टैक्सेस भी बहुत ज्यादा थे और कंडीशन भी थोड़ी हमारी खराब थी। 2023 की देख लें, 3.43, 8.72, और आप इसे कर सकते हैं 8, 4, 12, 12 और 4, 16, तकरीबन 16 की ईपीएस आ गई है। अब नेक्स्ट ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में अगर थोड़ी सी अगर कम आ जाती है, 4, 5 आती है या 8 की आ जाती है, तो मेरे ख्याल में एनुअल के लिहाज से अगर हमारी, तो एनुअल के लिहाज से मेरे ख्याल में 16 से हमारी ज्यादा आएगी, 20 को टच कर सकती है। रेशियोज की बात की जाए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका अच्छा रहा है, थोड़ा सा डाउन रहा है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डाउन रहा है, कोई बात नहीं, टैक्सेस बहुत ज्यादा है, कंडीशन थोड़ी हालात जो है वो टाइट है, कंडीशन थोड़ी सी टाइट है। ईपीएस ग्रोथ इनकी ठीक है, थोड़ी सी कम हुई है, कोई बात नहीं, होता रहता है। और देन डिविडेंड की बात की जाए
2.7 रुपए, 5.7 रुपए, देन 15 रुपए। तो हर दफा ये डिविडेंड देते रहते हैं। तो 4, 5 रुपए, 6 रुपए का जो डिविडेंड है वो ये शेयर रेगुलर देता रहता है। तो नॉर्मल जो शेयर है 3 से 4 रुपए का आप कंसिडर कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा शेयर है। अब जरा इसे टेक्निकली देख लेते हैं, टेक्निकली शेयर को कहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। टेक्निकल्स में सिर्फ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, मैं आपको इंडिकेटर्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिकेटर से आपको मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको इससे मकसद होना भी नहीं चाहिए। ये शेयर अगर आपको बाय करना चाहिए, मेरे ख्याल में ये एक रेंज बन रही है 57, और देन मैं एक और यहाँ पे मार्जिन लगा रहा हूँ, तो इसके दरमियान आप लोग बाय कीजिएगा। ये 61, ये दो इसकी सपोर्ट एक जोन बन रहा है, इस जोन के दरमियान आप लोग इसे बाय करते हैं। अगर आप कहते हैं तो ड्रा करना है तो मैं यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ, आगे आपकी मर्जी, आप जहाँ पे बाय करें। बहरहाल ये जो एरिया मैंने आपको जोन ड्रा कर दी है, ये हमारे लिए बेस्ट जोन है। इस जोन के दरमियान आप लोग बाय कर सकते हैं। इससे 1 आध रुपए ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस इसकी क्लियर है। अभी जिस रेजिस्टेंस को टच करके आ रहा है 87 कंसिडर कर लें आप, इसे 85 कंसिडर कर लें। एक आप ये कंसिडर कर लें, देन आप ये वाली कंसिडर कर सकते हैं 77 या 78। अभी करंटली इसी प्राइस पे मूव कर रहा है, लेकिन करंटली ये जो अब इसका जोन है ना, ये जो एक जोन इसने बनाया हुआ है, इस जोन को अभी करंटली इसने क्लियर करना है और ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आएगा। ये जोन, ये जो जब भी ये जो होल पड़ता है ना किसी शेयर में भी, तो ये शेयर क्लियर करना लाजमी होता है। इसलिए आप करंटली जरा सा वेट करेगा तो शेयर अपने इस जोन को क्लियर करेगा जल्दी। जैसे KSE 100 इंडेक्स क्लियर कर रहा है, ये भी इस जोन को क्लियर करेगा। नेक्स्ट आते हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में इंडस मोटर कंपनी भी है और MTL भी है। इंडस मोटर की सेल्स कम है, हमारी कंडीशन टाइट है, इकॉनमी अच्छी नहीं है, मैं इसलिए इंडस मोटर कंपनी पे बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ मिलर ट्रैक्टर पे बात करूंगा, MTL। क्योंकि MTL का वजह यह है कि जब हम एक जरी ममालिक हैं, जरी ममालिक में ट्रैक्टर ज्यादा बिकते हैं गाड़ियों की निस्बत। गाड़ियां बेशक जो बड़ा तबका है वो बाय करेगा। तो MTL करंटली हमारे पास मूव कर रहा है 440 पे। तो एक्सपेक्टेड टारगेट जो आप इसका रख सकते हैं अभी करंटली शॉर्ट टर्म के लिए, जब पाकिस्तान की कंडीशन टाइट है तब मैं टारगेट टाइट कर रहा हूं आपका, वो 460 का टाइट टारगेट मैंने रखा है। 460 की इसकी आपकी जो है रेजिस्टेंस होगा करेगी। और अगर आप बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वो मेरे ख्याल में 380 का जो रीजन है आप लोग इसे रख सकते हैं बाइंग के लिए। अगर मजीद फ्यूचर में पाकिस्तान की कंडीशन अच्छी होती है तो देन आप इसी को तकरीबन 500 तक लेके जा सकते हैं। इसी को आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 500 तक मूव कर जाएगी। और अगर कंडीशन हालात और अच्छे होते हैं तो आपका जो बाइंग रीजन होगा वो मेरे ख्याल में आपका 400 तक भी जा सकता है। आप 400 तक भी बाइंग जोन बना सकते हैं। तो ये उस कंडीशन में जब पाकिस्तान की जो इकानमी है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर इकानमी टाइट होगी तो यही रीजन आपने रखना है, तकरीबन 380 पे बाय करना है और तकरीबन 460 और 450 के दरमियान आप लोगों ने सेल कर देना है। और जरा फंडामेंटली भी देख लेते हैं MTL को। तो MTL पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, बायर की कंपनी है, तो उनका लोगो यूज कर सकती है। लेकिन जो प्रोडक्ट है इनके, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बनाती है बल्कि जो जनरेटर वगैरह हो गए वो भी बनाती है और एक्सपोर्ट्स भी करती है। लेकिन बायर की कंपनी का नाम यूज करती है। 373 से 855 किसकी रेंज है, कम से कम आप 370 से 380 पे बाइंग कीजिएगा। अब हाईएस्ट रेंज देखी जाए 850 है, तो कंडीशन थोड़ी सी टाइट है, आगे हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, लोग ट्रैक्टर बाय नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से आप 450 कंसिडर करें। लेकिन जैसे ही हमारे हालात टाइट होते जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, देन आप 600 और 500 का टारगेट भी रख सकते हैं। अब जरा इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है वैसे मेरे ख्याल में। EPS की बात की जाए तो पहले इनकी EPS 2019 में अच्छी थी, 2020 में थोड़ी सी डाउन रही, 2021 में फिर इंक्रीज हुई, 2022 में इंक्रीज हुई, अभी मेरे ख्याल में थोड़ी कम होनी चाहिए इनकी EPS। 10 और 4 14, 14 और 5 19, अभी इनकी EPS 19 पे पहुंच गई है। तो मेरे ख्याल में EPS इनकी 25 से 30 के दरमियान रहेगी। तो 30 तक अगर रहती है तो मेरे ख्याल में मुनासिब EPS है करंटली कंडीशन के मुताबिक। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ है टैक्सेस की वजह से और सेल्स नहीं है इस वजह से। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका कम हुआ है। वजह क्या है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं और जो हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। EPS ग्रोथ देखें वो भी हमारे पास डिक्रीज रही है। बोनस शेयर इन्होंने दिया था जी पहले, तो बोनस शेयर मैं तो कहता हूँ ना ही दें तो अच्छी बात है। दोबारा बोनस शेयर बार बार दिया जा रहा है, तो बोनस शेयर की वैसे मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ, लेकिन बोनस शेयर से ज्यादा मैं राइट शेयर के खिलाफ हूँ। बोनस शेयर फिर भी बेहतर होता है, राइट शेयर बहुत ज्यादा खराब कर देता है। तो बोनस शेयर ठीक है, मुनासिब है। तो डिविडेंड भी देते रहते हैं, 10 रुपए का डिविडेंड, 10 रुपए का डिविडेंड, 20 रुपए का, और यहाँ पे 45 रुपए का, और यहाँ पे 50 रुपए का, 50 रुपए का, 30 रुपए का। तो डिविडेंड वाला शेयर है, अच्छा शेयर है, आप लोग इसे अच्छे लेवल पे बाइंग कीजिएगा और अच्छे लेवल पे सेल कर सकते हैं। देन हमारे पास फूड सेक्टर आता है। फूड सेक्टर में मैं सिर्फ एक ही शेयर को डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग इसके अंदर नेस्ले को भी एक और है हमारे पास, सॉरी अब नाम मेरे जेहन में नहीं आ रहा, तो जो ही मेरा नाम जेहन में आएगा तो मैं आपके साथ मेंशन कर दूंगा। तो करंटली मैं सिर्फ नेस्ले ही आपको बता रहा हूँ।
तो नेस्ले को आप देख लें, तो नेस्ले को देखें अभी 6,911 पे है। तो इसका हाई कहाँ पे है? 7400 पे, और उसका जो लो है वो हमारे पास है 4,700 पे। और 6 मंथ में वाकई ये 4,700 पे मूव कर रहा था, कोई शक नहीं है। ये देखें 5,000, और ये देखें 5,000 के लगभग मूव कर रहा था। तो अच्छा शेयर है, डिविडेंड वाला शेयर है। इस दफा अगर डिविडेंड कम आया तो कोई बात नहीं, थोड़े हालात वैसे भी टाइट है मुल्क के भी। तो सेल्स की बात की जाए, सेल्स अच्छी रही है, इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखें वो भी इंक्रीज हुआ है। ईपीएस देखें वो भी इनकी अच्छी रही है, लेकिन क्वार्टरली ईपीएस देखें 300 को क्रॉस करती है कि नहीं। ये हमारे पास 120 और ये 120, ये 240 हो गया, 240 और 80, मेरे ख्याल में 320 इनकी अभी की ईपीएस हो गई है। तो अभी जो 100 की इनकी अगर ईपीएस आती है तो मेरे ख्याल में इनकी ईपीएस 400 तक पहुंच जाएगी। तो अच्छा शेयर है, ईपीएस अच्छी दे रहा है। ग्रास प्रॉफिट मार्जिन इनका अच्छा है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डाउन हुआ है, कोई बात नहीं। अगर ईपीएस की बात की जाए वो डाउन हुई है, कोई बात नहीं। टैक्सेस बहुत ज्यादा है, आगे चीजें महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। और डिविडेंड की बात की जाए, मेरे ख्याल में इनका 120 रुपए का डिविडेंड था शायद, अच्छा डिविडेंड था। और इससे पहले 95 रुपए का डिविडेंड था, इससे पहले 85 रुपए का डिविडेंड था। तो मिनिमम जो डिविडेंड देते रहते हैं वो मेरे ख्याल में 80 से 90 रुपए का डिविडेंड देते रहते हैं, तो इससे ज्यादा भी देते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो आगे चलते हैं जी जरा। तो एक और शेयर अभी मेरे जेहन में नहीं आ रहा है, अगर वो मेरे जेहन में आ जाता तो मैं यहीं पे आप लोगों को मेंशन कर देता। सॉरी जी, नेशनल, नेशनल को आप देख लें। नेशनल आप लोग खुद देख लीजिएगा, अच्छा शेयर है, आप लोग इसे सपोर्ट पे बाय कर लीजिएगा। देन आता है टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में हम देख लेते हैं निशात मिल लिमिटेड आता है और जीएटीएम है। जीएटीएम में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इनकी जो है ना वो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छी है। देन अब देख लेते हैं हम एनएमएल को देख लेते हैं जी, सिंपल। निशात में लिमिटेड, निशात वालों का मियां मनशा साहब का है जी ये शेयर। अच्छा शेयर है, हमें अच्छा गेन देता है। करंटली मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी कीमत पे आ रहा है, बाइंग प्राइस इसकी बन रही है, जो कि अभी जो पहले हालत थी ना मार्केट 44,000 पे, तब ये शेयर इस प्राइस में था। अब मार्केट दोबारा 44,000 पे आई है, ये शेयर दोबारा गिर गया। इसका लो कितना है? 49 का। हाई कितना है? 73 का। हाई मेरे ख्याल में इसने 70 का लगाया होगा अभी एक मंथ के अंदर अंदर ही। तो 70-72 का हाई लगा गया है शेयर, अभी 58 पे आ गया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है आप लोगों ने, शॉर्ट टर्म का नहीं सोचना। 69 का हाई इसने लगाया था और उसके बाद 68 का लगाया है, तो अभी 58 पे आ गया, मेरे ख्याल में 10 रुपए डाउन कर चुका है। तो आप लोग इसे 49 या 50 के लेवल पे बाय कर सकते हैं, 52 के लेवल पे भी आप लोग बाय कर सकते हैं। नीचे चलते हैं जरा, फंडामेंटल्स देखते हैं। सेल की बात की जाए, सेल इनकी अच्छी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी इनका बहुत अच्छा है। और ईपीएस की बात कीजिए, ईपीएस इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, इंक्रीज हुई थी 2022 में। ईपीएस 2022 में इनकी थी मेरे ख्याल में 29 थी, और अभी ईपीएस इनकी मेरे ख्याल में ये 11 और 10, आप इसे 10, 20 और 10, 30, इसे आप 32 कंसीडर कर लें। तो 2022 की निस्बत इनकी ईपीएस बहुत इंक्रीज हुई है। निशात मिल लिमिटेड वाले जब भी नून लीग की हुकूमत आएगी या फिर पीडीएम की हुकूमत आएगी, वो लोग इससे फायदा उठाते हैं। और कोई शक नहीं है, जब तक पीडीएम की हुकूमत रहेगी, नून लीग की रहेगी, तो ये शेयर फायदा उठाते रहेंगे हर लिहाज से। रेशियोज की बात की जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज हुआ है, ईपीएस देखें इनकी इंक्रीज हुई है, पीईजी इनकी इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल हर चीज में ये इंक्रीज जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ बात तो है ही सही, आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो रेगुलर मुझे सुनते हैं उन्हें पता होता है कि मैं किस चीज के बारे में हिंट दे रहा हूँ। तो अगर इनकी देखे जाए, डिविडेंड देखा जाए तो 4 रुपए का डिविडेंड, 4 रुपए का डिविडेंड, 4 रुपए का डिविडेंड, 4 रुपए का डिविडेंड, और तकरीबन 4.7 और 5 रुपए का डिविडेंड। तो अच्छा डिविडेंड देते हैं, 4-5 रुपए का डिविडेंड ये रेगुलर बेस पे देते रहते हैं। तो ऐसे शेयर में जरूर एंट्री बनाएगा, अच्छा शेयर है। अब जरा इसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कहाँ पे बाय करना चाहिए। तो निशात मिल लिमिटेड की बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट भी यहीं पे ड्रा करके दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस भी यहीं पे ड्रा करके दे रहा हूँ। तो अच्छी बात है, आपका बाइंग लेवल अच्छा जनरेट हो जाएगा। ये 55 की एक इसकी सपोर्ट है, 55 पे आप लोग बाय कर सकते हैं इसे। देन एक और लॉन्ग टर्म की इसकी सपोर्ट देखी जाए तो ये बन रही है 50 से 55 के दरमियान। इसे आप थोड़ा सा टाइट कर लें अगर, तो इससे आप अगर यहाँ पे 53 पे ले आए तो ये बेटर रहेगा। 53 से 50 के दरमियान आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, या फिर इस 50 को आप मजीद अगर लेके जाएं तो मेरे ख्याल में 49 का लेवल आप लोग रख सकते हैं। तो 49 से अगर आपको ये तकरीबन 53 के दरमियान मिलता है, आप लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। और इसकी अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा। ये वाला लेवल है जी, तकरीबन आप 70 का लेवल आप लोग ज़हन में रख सकते हैं। 70 के लेवल पर आप लोग इसे सेल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारा सेक्टर है ऑयल एंड गैस का। ऑयल एंड गैस में मैं सिर्फ माड़ी और ओजीडीसी को डिस्कस करूंगा, पीपीएल आप खुद लोग देख लीजिएगा। बल्कि चलो तीनों देख लेते हैं, लेकिन उन्हें जरा हल्का हल्का देख लेते हैं। फंडामेंटली तीनों स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। माड़ी को डिस्कस कर लेते हैं जी पहले, माड़ी पेट्रोलियम। तो माड़ी वाले अच्छा शेयर है, अभी करंटली ये तकरीबन 1600 पे है, इसका लो है 1385, हाई है 1700। तो 1300 के लेवल पे आप लोग बाइंग कर लीजिएगा इसे। और नीचे आते हैं, जरा माड़ी को देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं।
तो सेल इनकी 2023 में देखें इंक्रीज हो गई हैं। अगर रेशियोज की बात की जाए, ग्रॉस प्रॉफिट इनका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, देन ईपीएस इनकी इंक्रीज हुई है, अच्छी ईपीएस आई है। देन इनकी डिविडेंड की बात की जाए तो मेरे ख्याल में तकरीबन 58 रुपए का डिविडेंड और 98 रुपए का डिविडेंड और देन 62 रुपए का डिविडेंड, तो मेरे ख्याल में 60-70 रुपए और रुपए का तकरीबन 50-60-70 रुपए के दरमियान ये लोग डिविडेंड देते रहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है पीपीएल, और पीपीएल को भी देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए मैं किसी शेयर को भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी देखते हैं जरा पीपीएल को, और पीपीएल हमें क्या कहता है। और पीपीएल के बाद हम जरा ओजीडीसी को भी देख लेंगे, क्योंकि ओजीडीसी भी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। तो ये थोड़ा नेट का इश्यू थोड़ा स्लो है, इस वजह से कोई बात नहीं, ओपन हो गया। पीपीएल की जो रेंज है वो हमारे पास है 50 से 60, हम 50 से 55 के दरमियान बाय करेंगे और तकरीबन 80 से 85 के दरमियान इस शेयर को सेल करेंगे। नीचे आते हैं, इसकी जरा ग्रोथ की बात करते हैं। 2022 की इसकी ईपीएस देखें 19.86 है, और करंटली इसकी ईपीएस देखें तो मेरे ख्याल में 12 और 8 20 और 9 29 को क्रॉस कर गया, तो मेरे ख्याल में इसकी 35 से 40 के दरमियान इसकी ईपीएस इस साल की आ सकती है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी ईपीएस आएगी। और ग्रास प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डाउन हुआ है, कोई नहीं, थोड़े हालात टाइट है। और ईपीएस ग्रोथ देखिए इसकी थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन अभी ईपीएस इनकी इंक्रीज हो जाएगी 2023 की निस्बत। अगर देखें डिविडेंड देखें, 1 रुपए का डिविडेंड, 5 रुपए का डिविडेंड, 1.5 रुपए का डिविडेंड, 1.5 रुपए का डिविडेंड, 2 रुपए का डिविडेंड, तो 2 रुपए का डिविडेंड आप जो एवरेज है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। देन हमारे पास ओजीडीसी है, ओजीडीसी को भी जरा देख लेते हैं। तो मैंने बाइंग लेवल आपको यहीं पे बता दिए हैं, तो वहां पे मेरे ख्याल में अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको देखने में भी फिर मसला होगा। ओजीडीसी की बात करें, ओजीडीसी हमारे पास अभी करंटली 92 पे है, तो इसका जो आप 70 के लेवल पे बाय कर सकते हैं और 110 के लेवल पर आप लोग इसे सेल कर सकते हैं। तो बाइंग बाइंग जो है मैंने बताई है वो आपकी सपोर्ट ही होती है बेसिकली, जो सेलिंग होती है वो आपकी रेजिस्टेंस ही होती है, जो मैं पहले ड्रा करके आपको दिखा रहा था। सेल्स देखिए इनकी इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इंक्रीज हुआ है, ईपीएस देखिए इनकी इंक्रीज हुई है, 31 की ईपीएस है, मेरे ख्याल में इस दफा इनकी ईपीएस मजीद अच्छी आनी चाहिए। 15 और 15 30 30 और 8 38, तो मेरे ख्याल में इनकी तकरीबन 38 की ईपीएस आ रही है, 38 37 की। और देखें अब इनकी भी 31 थी, तो मेरे ख्याल में इनकी इस दफा 45 की ईपीएस बन रही है, बहुत अच्छी ईपीएस आई है इस दफा इनकी। अगर ग्रास प्रॉफिट मार्जिन देखिए इंक्रीज हुई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, ईपीएस ग्रोथ इंक्रीज हुई है, और ओवरऑल देखा जाए तकरीबन 1.8 रुपए का डिविडेंड और 2.2 रुपए का डिविडेंड, 1.7 रुपए का डिविडेंड, 2.5 रुपए का डिविडेंड, तो रेगुलरली ये शेयर आपको डिविडेंड देता जा रहा है। अब जरा नेक्स्ट सेक्टर को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर है जी हमारे पास रिफाइनरी। रिफाइनरी में मैं ज्यादा शेयर आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक ही शेयर सजेस्ट करूंगा जो कि फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देख लेते हैं अटक रिफाइनरी लिमिटेड को। एक वॉल्यूम वाला शेयर है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो देखें इसका जो 52 वीक का लो था ना वो हमारे पास है 122 और हाई है 275। अब जरा देख लेते हैं एक मंथ में इसने कितना गेन दिया आपको। तो एक मंथ में मेरे ख्याल में ये शेयर 262 पे गया था, उसके बाद ये शेयर ड्रॉप होना शुरू हो गया है। तो अभी ओवरऑल ये शेयर नीचे की तरफ आ रहा है। उससे पहले अगर देखा जाए ये शेयर तकरीबन 160 पे मूव कर रहा था, तो 160 मेरे ख्याल में एक अच्छा बाइंग लेवल इसका जनरेट होता है, क्योंकि इतना सस्ता ये शेयर आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि शेयर बहुत हैवी है। क्वार्टरली बात की जाए तो अगर पहले एनुअली देख लेते हैं 2022 की इसकी ईपीएस थी वो 274 थी। अभी इस साल की इसकी ईपीएस देख लेते हैं 80 और 60, 140, 140 से 70, 210 और इसमें से 8 को मिला लें, 5 को मिला लें और 1 को मिला लें, ये तकरीबन 15 बन रही है। तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन बन रहा था जी 220 और तकरीबन 250 बन रही है इसकी ईपीएस, मेरे ख्याल में अभी से बन गई है तो 274। तो मेरे ख्याल में इसकी ईपीएस कभी जो चौथे क्वार्टर की आएगी ना तो मेरे ख्याल में 300 को क्रॉस कर जाएगी इसकी ईपीएस। तो ये अभी इसके थर्ड क्वार्टर की आ चुकी है ईपीएस, जो फोर्थ क्वार्टर की इसकी ईपीएस आएगी मेरे ख्याल में ये 300 को क्रॉस कर जाएगी और बहुत ही तगड़ी ईपीएस है इसकी। अगर इस साल की देखी जाए तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है इसमें 2022 की निस्बत। सेल्स देखें इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखें इंक्रीज हुई है, सब कुछ 2023 में इंक्रीज हुआ है। एक तो रशियन ऑयल की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया 2023 में और नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया। ईपीएस ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है लेकिन ठीक है, बेहतर है। 562 थी पिछली बार ईपीएस ग्रोथ, इस दफा 194 हो गई है। और देन पे आउट की बात कीजिए, अभी इन्होंने 12 रुपए का डिविडेंड दिया है, इससे पहले 10 रुपए का, 2.5 रुपए का, 6 रुपए का, 5 रुपए का, 5 रुपए का, 2.5 रुपए का। तो आप इनसे तकरीबन 4 से 5 रुपए या फिर 3 से 5 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी इनकी ईपीएस अच्छी आएगी, इनके हालात अच्छे होंगे, ये आपको डिविडेंड भी अच्छा देते हैं। तो इसलिए इनका जो डिविडेंड है वो इनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो जब भी इनकी कंडीशन अच्छी होती है ये अच्छा डिविडेंड देते हैं हमेशा की तरह।
अटक रिफाइनरी को यहाँ पे देख लेते हैं एक दफा। तो मेरे ख्याल में इसकी जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी ना, वो इस लेवल पे बनेगी 160 के लेवल पे आप लोग इसे बाय करें। और देन एक छोटी सी रेंज बना लेते हैं ताकि रेंज के अंदर आप लोग बाय कर सकें। आप इसे 170 कर लें बेशक, या आप 170 कंसिडर कर लें। तो 160 से 170 के दरमियान आप लोग इसे एक्यूमुलेट करें, बाय कर लें। और सेल आप लोग इसे कहाँ पर करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगी, वो हमारे पास तकरीबन 262 पे बनेगी, या फिर इससे नीचे आप एक थोड़ी सी ड्रा कर लें, वो इस लेवल पे 250 से 260 पे आप लोग इसे जाके सेल कर सकते हैं। अगले शेयर पे चलते हैं जी, अगला सेक्टर देख लेते हैं। अगला सेक्टर जी हमारे पास बैंक्स आपको पता है हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है पीएसएक्स का, वो मेरे ख्याल में बैंक्स है। बैंक्स में अब मैंने 2-3 शेयर एनालाइज किए हैं, तो मैं आपको यही बता दूंगा जिसमें शेयर ज्यादा होंगे सेक्टर में, वहां पे मैं आपको चार्ट्स में नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल यहाँ से बता रहा हूँ। पहले एमसीबी को देख लेते हैं। एमसीबी 106 से 153 की रेंज है, और एक मंथ में मेरे ख्याल में ये अभी 150 को टच करके आया है। ये देखें, ये शेयर 150 को टच करके आया, अभी 129 पे आ गया है। लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर एंट्री बनती है, कहाँ पे बनेगी, 106 से 110 के दरमियान। 106 से 110 के दरमियान आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। नीचे चलते हैं और जरा इसकी कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। ईपीएस अगर इसकी शेयर्स देखी जाए तो इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखिए वो इंक्रीज हुआ है, टोटल इनकम देखिए वो भी इंक्रीज हुई है, देन मार्कअप एंड भी इंक्रीज हुआ है। ईपीएस इसकी देख लें, स्पेशली 26 से 27 से चली गई है, आस्ता आस्ता ईपीएस इसकी इंक्रीज होती जा रही है। क्वार्टरली ईपीएस देख लेते हैं, तो 2023 में अगर इसकी ईपीएस देखें, ये 7 और ये 11, 17 और ये 11 आप इधर दोबारा ऐड कर लें, तो मेरे ख्याल में 28 इसकी ईपीएस यहाँ पे हो गई है 3 क्वार्टर की। पिछली ईपीएस इनकी कितनी थी, 27 थी, तो अभी 28 हो गई है इसकी। तो एक और जब इसका क्वार्टर आएगा तो मेरे ख्याल में इसकी 35-40 के करीब चली जाएगी। तो मेरे ख्याल में इसकी ईपीएस बहुत अच्छी और इंक्रीज हो रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका थोड़ा सा डाउन रहा है, लेकिन 2023 में इंक्रीज हो जाएगा। ईपीएस ग्रोथ इसकी इंक्रीज हुई है, और पीईजी इसकी थोड़ी सी डाउन रही है, कोई बात नहीं। डिविडेंड की बात कीजिए, अभी इन्होंने 7 रुपए का डिविडेंड दिया इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 6 का, उससे पिछले क्वार्टर में 6 का। तो 6, 7, 5, 4 से 7 रुपए का डिविडेंड ये रेगुलर बेस पे आप लोगों को देता रहता है। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास यूबीएल। यूबीएल को भी देख लेते हैं। तो शरिया और नॉन शरिया वाले में अगर कोई चाहता है कि हमने सिर्फ शरिया में इन्वेस्ट करना, कोई कहता है नॉन शरिया में भी कर लेंगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मिजान बैंक आपका शरिया है और एमसीबी आपका नॉन शरिया है। इस तरह यूबीएल को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसकी जो रेंज है साल की, वो है 91 से 160। तो मेरे ख्याल में अभी 150 को क्रॉस करके आया होगा अभी करंटली। ये देखें 153 को टच करके आया है, और करंटली ये 139 पे आ गया। और 6 मंथ की बात की जाए तो 110 पे मूव कर रहा था, 106 तक गया था, 104 तक। तो मेरे ख्याल में 90 से लेकर 100 तक इसकी जो है मेरे ख्याल में एक अच्छी रेंज बनती है लॉन्ग टर्म के लिए। और सेल आप लोग कहाँ पे कर सकते हैं, सेल यकीनन आप लोग इसे 150 से 160 पे कर सकते हैं। 90 से 105 आप बाइंग करें या 110 कर लें, और 160 पे आप लोग सीधा सेल करेंगे, 150 से 160 के दरमियान। फाइनेंशियल देख लेते हैं जरा इसके। तो टोटल इनकम इनकी इंक्रीज हुई है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इंक्रीज हुआ है, ईपीएस इनकी इंक्रीज हुई है। ईपीएस 2022 में इनकी 26 है, और अभी जरा देख लेते हैं कितनी बन रही है। अभी इनकी जो ईपीएस बन रही है 2 क्वार्टर में, मेरे ख्याल में इनकी ईपीएस वो तकरीबन 21-22 हो चुकी है अभी तक 2 क्वार्टर में। तो पिछली साल इनकी क्या थी, 26 थी, अभी मेरे ख्याल में 2 क्वार्टर की बाकी है। तो मेरे ख्याल में इनकी जो ईपीएस है वो हमें तकरीबन 40 को टच कर सकती है, 35-40 की। तो बहुत अच्छी ईपीएस है, बहुत ज्यादा इंक्रीज आएगा। प्रॉफिट नेक्स्ट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 2022 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, ईपीएस थोड़ी सी डिक्रीज, काफी ज्यादा डिक्रीज हुई थी। और देन अभी 2023 में इनकी ईपीएस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। डिविडेंड की बात की जाए, और तकरीबन 10 रुपए का डिविडेंड, 11 रुपए का डिविडेंड इन्होंने दिया है अभी। इससे पहले 11 का, इससे पहले 9 रुपए का, उससे पहले 4, 4, 5, 6, 4। तो मेरे ख्याल में ये 4 से 10 रुपए या 11 रुपए के दरमियान का डिविडेंड ये लोग देते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है, इनके हालात अच्छे होंगे तो अच्छा डिविडेंड आपको दे देंगे। देन हम बात कर लेते हैं मिजान बैंक की। तो मिजान बैंक भी अच्छा शेयर है, शरिया कंपनी है, सबसे बड़ी बात ये है। तो एक्स डिविडेंड डेट इसकी गुजर चुकी है। 82 से लेकर 137 की इसकी रेंज है। आप लोग इसे 80 से 85 के दरमियान बाय कर सकते हैं, 90 तक भी बाय कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसे 130 से 140 के दरमियान सेल करेंगे। एक मंथ की इसकी रेंज देखी जाए तो मेरे ख्याल में ये शेयर देखें, हमारे पास तकरीबन इसने जो हाई बनाया था वो यहाँ पे 134 का बनाया था। 130 से 140 की मैंने आपको रेंज बताई है। 6 मंथ में देखें तो इसने जो लो लगाया था हमारे पास वो तकरीबन 82 का था। तो 80 से लेकर
90 की आपकी रेंज बनेगी बाइंग की, और सेलिंग की आपकी जो रेंज बनेगी लॉन्ग टर्म के लिए 130 से 170। अब इसके जरा फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो फंडामेंटली मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग शेयर है। टोटल इनकम इनकी इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इनका इंक्रीज हुआ है, ईपीएस इनकी 25 थी 2022 भी, अभी इनकी ईपीएस देखते हैं कितनी बन रही है। यहाँ पे बन रही है 9, 9 और 6 15, और 15 और 9 24, तकरीबन इनकी 24 ईपीएस बन रही है अभी तक 3 क्वार्टर की, और पिछले साल में इनकी 25 थी। तो मेरे ख्याल में ईपीएस इनकी 32 से 34 के दरमियान जा सकती है, या 35 तक जा सकती है, 30 से 35 के दरमियान। तो ईपीएस इनकी इंक्रीज हो गई है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें 2022 में डिक्रीज हुआ था, लेकिन अभी इंक्रीज हो जाएगा। ईपीएस इनकी 2022 में इंक्रीज हुई थी, अभी मजीद इंक्रीज हो जाएगी। देन डिविडेंड की बात की, डिविडेंड ये थोड़ा सा कम देते हैं, 4 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए और 1.7 रुपए, देन 1.5 रुपए। तो मेरे ख्याल में 1.5 से 4 रुपए का डिविडेंड ये आपको रेगुलरली देते रहते हैं। मेरे ख्याल में हमने तीनों शेयर देख लिए हैं बैंकिंग सेक्टर के। देन हमारे पास नेक्स्ट सेक्टर आता है जी, हमारे पास टेक्नोलॉजी, जो हमारा आखिरी सेक्टर है। अभी जरा टेक्नोलॉजी सेक्टर को देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैं ज्यादा शेयर को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक आध शेयर को डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही तगड़ा शेयर है, और जिसकी जो भी वैल्यू है ना वो भी ज्यादा हाई है, और लोग उसमें ट्रेडिंग करना भी पसंद करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम लिमिटेड की। इसकी जो 52 वीक का अगर लो देखा जाए वो मेरे ख्याल में 370 है, और हाई देखा जाए 520 है। अभी मेरे ख्याल में ये शेयर तकरीबन एक मंथ में अगर देखा जाए तो इसका जो हाई था वो मेरे ख्याल में इस लेवल पे था 470। आप 460 कंसीडर कर लें, 460 को ये शेयर टच करके आया है। और इसका लो देखा जाए, अगर 6 मंथ की बात करें तो लो इसका देखा जाए, मेरे ख्याल में इसका लो तकरीबन 390 पे था। तो 390 से 460, मेरे ख्याल में 70 रुपए का ये शेयर आपको गेन दे चुका है। अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो 370 से 380 पे आप लोग बाय करेंगे, और सेल आप लोग इसे करेंगे अगर पाकिस्तान की हालात टाइट रहेंगे, अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारा परफॉर्म नहीं करेगा, तब भी आप इसे 460 से 470 के दरमियान सेल करेंगे। अगर हालात अच्छे होंगे हमारे तो आप इसे 500 तक भी सेल कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, जरा इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटली मुझे तो शेयर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन ईपीएस इनकी इतनी बेहतर भी नहीं होनी चाहिए 2023 में। ईपीएस देखें इनकी रेगुलरली इंक्रीज हुई है, 2022 में इनकी ईपीएस देखें 22 थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इनका अच्छा था, इंक्रीज था। सेल्स इनकी अच्छी थी, इंक्रीज थी। और क्वार्टरली बात की जाए, ईपीएस इनकी 7 और 12, 12 और 7 आप 30 कर ले, 30 और 4 12 7 20 और 4 24, तो ये हमारे पास 24 बन रहा है। और इनकी जो ईपीएस थी 2022 की वो 22 बन रही है। अभी इनकी 24 ईपीएस हो गई है, तो ईपीएस मेरे ख्याल में इनकी 30-32 तक जा सकती है। रेशियोज की बात की जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज हुआ है पहले की निस्बत, अभी 32 पे चला गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और 2023 में मजीद इंक्रीज हो जाएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख लें 2019 से लेकर 2022 तक इंक्रीज हो गया, और इस साल भी इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। ईपीएस ग्रोथ देखें इनकी रेगुलरली हो रही है, लेकिन ईपीएस अभी जो इनकी आएगी ना इस साल ईपीएस, उसमें भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। देन पे आउट की बात की जाए तो बोनस शेयर उन्होंने पहले देते रहते हैं, तो बोनस शेयर ठीक है बेहतर होते हैं, लेकिन राइट शेयर वाले हमारे पास अच्छे शेयर नहीं होते हैं। तो 5 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए और 2.5 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए, 1.5 रुपए और 1.8 रुपए और 1.2 रुपए। तो मेरे ख्याल में ये 1.5 रुपए से तकरीबन 5 रुपए का डिविडेंड देते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में डिविडेंड वाला शेयर है, अच्छा शेयर है। अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं सिस्टम लिमिटेड को। तो यहाँ पे मैं आपको उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल है ना वो जरा ड्रा करके देता हूँ, तो आपको फिर बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपको इस शेयर को कहाँ पे किस लेवल पे बाइंग करना चाहिए और किस लेवल पे सेल करना चाहिए। करंटली पहले हम इसकी बना लेते हैं, जरा सपोर्ट बना लेते हैं। तो सपोर्ट इसकी बन रही है 460 की बन रही है हमारे पास, 456 की, और आप ऐसे जोन ऐसा कंसीडर कर लें, यहाँ से 460 से 466 आपकी एक जोन बन रहा है रेजिस्टेंस का, आप इस लेवल के दरमियान सेल कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप इसी को 480 तक लेके जा सकते हैं। अगर मजीद अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप इसे मजीद ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, फिर 500 की तरफ। लेकिन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी सेक्टर पाकिस्तान का थोड़ा वीक है मेरे ख्याल में ओवरऑल। तो अब जरा इसकी सपोर्ट ड्रा करने की कोशिश कर लेते हैं, अब इसे किस सपोर्ट पे आप लोग बाय कर सकते हैं। तो सिंपल इसकी सपोर्ट बनेगी, इतना ज्यादा मुश्किल बनाना इसकी सपोर्ट कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी सपोर्ट सिंपल सादी इसकी सपोर्ट बन रही है, ये बन रही है हमारे पास तकरीबन 3.93 पे, 3.93, और देन आप इसे इस लेवल पे कंसीडर कर सकते हैं 400 पे। देन आप इस 393 को थोड़ा सा डाउन लेके जा सकते हैं मजीद, ताकि आपका एक अच्छा जोन बन जाए। ये 390 का आप जोन बना सकते हैं। 390 से 400 के दरमियान आप लोग बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। देन आप अगर शेयर हमारा अच्छा परफॉर्म करेगा तो 460 से 470 के दरमियान सेल करेंगे। अगर मजीद अच्छा परफॉर्म करेगा देन 500, देन 480, मजीद अच्छा परफॉर्म करेगा तो 500। तो अभी ये मेरे पास 10 सेक्टर थे,
तो मैंने इन 10 सेक्टर पे तकरीबन 1 या 2-2 शेयर्स मैंने उठाए हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है और टेक्निकली भी स्ट्रांग है। उनके फंडामेंटल जो है ना, बेसिक ईपीएस और उनकी अर्निंग और उनकी बेस पे मैंने आपको बताया। अभी तक मैंने रेशियोज आपको नहीं बताया क्योंकि रेशियोज बनाने में और कैलकुलेट करने में हर सेक्टर में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जो बेसिक 10 सेक्टर्स हैं, इन 10 सेक्टर में से मैंने 1 या 2 शेयर उठाए हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग बाय कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।